हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 7th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है, जैसे सेल की डिस्कवरी एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी और कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमने बात की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने सेल थ्योरी के बारे में बात की और फिर हमने टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ा और सेल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ एंड शेप। और फिर उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा डिटेल में। फिर उसके बाद में हमने लाइक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कल कंप्लीट किया और अब हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं सेल में वो पढ़ने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वैसे तो हम सभी ने सुना है और प्रीवियस क्लासेस में हमने एक चीज़ हमेशा से सुनी है, वो होती है पावर कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। लेकिन आज हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम तो सभी ने सुना होगा अभी तक। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ये है कि ये यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं रफली बना के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसके अंदर कुछ ऐसी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एक मेम्ब्रेन ये है बाहर वाली, इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये होती है इनर मेम्ब्रेन जो हमने अभी यहाँ पे ऐसे ही इनफोल्डिंग्स बनाई है लाइक दिस। जो ये इनफोल्डिंग्स हैं, इन इनफोल्डिंग्स का नाम होता है सिस्टर्नी। सॉरी, सिस्टर्नी नहीं, क्रिस्टे। इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है और इसलिए मैंने ये चीज़ जानबूझ के बोली। सिस्टर्ने और क्रिस्टे में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। सिस्टर्ने और क्रिस्टे अलग अलग चीज़ है, तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए मैंने ये चीज़ बोली और अब ये चीज़ आपको याद रहेगी। तो इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। और सिस्टर्ने हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्रिस्टे और सिस्टर्ने में एक डिफरेंस ये हम समझ सकते हैं कि जो सिस्टर्ने होता है वो ट्यूबुलर लाइक होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ऐसे कर के होते हैं वो ट्यूब लाइक। मैं अभी शो कर देती हूँ आपको। ये जो हमने कल ईआर का डायग्राम देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो हमने ये चीज़ देखी थी। इसको हमने सिस्टर्ने कहा था। ये ट्यूब लाइक है, एक ट्यूब की तरह है, लेकिन तो इसको हमने सिस्टर्ने कहा ट्यूब वाले को, और ये मिलता है हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जबकि जो हमारे क्रिस्टे होते हैं वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे मिलते हैं? इनर मेम्ब्रेन में। तो अभी ये चीज़ समझ आ गई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि उसके पास में दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, आउटर और इनर। आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो मतलब सबको अलाउ कर देती है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ा था, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो मैंने बताया था कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर से जाने दे या अलाउ कर दे। वो कुछ ही चीज़ों को, कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है पास होने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो हर चीज़ को अपने अंदर से पास होने देती है, तो उसको हम कह सकते हैं फुली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब हमने देखा था कि जो किसी चीज़ के मतलब पास होने की जो एबिलिटी है उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं या परमिएबल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है वो फुली परमिएबल होती है, कम्प्लीटली परमिएबल होती है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी मतलब हर चीज़ को अलाउ नहीं करेगी, वो थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़।
ये इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है सॉसेज शेप। अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं, उसमें से एक शेप का नाम है सॉसेज शेप। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सॉसेज शेप्ड एक ऑर्गेनेली होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि सॉसेज शेप ऑर्गेनेली कौन सी होती है? तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और एमसीक्यू में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अब सीबीएसई में भी एमसीक्यूज़ आने लग गए हैं, नीट में तो आते ही हैं। उसके बाद में हमने जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी एक हमने पढ़ा था कि स्टेनिंग वगैरह का प्रोसेस होता है। मतलब अगर स्टेनिंग, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि स्टेनिंग का प्रोसेस होता है। जो बैक्टीरिया स्टेन हो जाते थे उनको हम कहते थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या सेल्स, ग्राम पॉजिटिव सेल्स, और जो स्टेन नहीं होते थे उन्हें हम कहते थे ग्राम नेगेटिव। तो वो वीडियो भी अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में प्रोकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी स्टेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्टेन नहीं होता है, जल्दी से हो जाता है लेकिन ईज़िली स्टेन नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि नॉट ईज़िली स्टेन। अब वो डाई कौन सी होती है उसका नाम याद रखना ज़रूरी है। उसका नाम होता है जेम्स ग्रीन। जेम्स ग्रीन डाई का नाम है, तो इसको हम याद रखें, ठीक है। अब उसके बाद में हमने सेल इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ना है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये पढ़ना है कि डायमीटर और लेंथ कितनी होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है वो होता है 0.221 माइक्रोमीटर, ठीक है, या मिलीमीटर। और उसके बाद में लेंथ होती है 1 to 4 mm, ठीक है। उसके बाद में अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि 2 मेम्ब्रेन्स होती है, उसी तरीके से 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके का है। अभी मैं इसमें वो क्रिस्टल नहीं बना रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ। 2 इसमें स्ट्रक्चर, 2 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो होता है, ये जो अंदर वाली चीज़ होती है, अंदर वाला ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो 2 मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है, ये वाला, ये जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। अब ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसमें हमारे पास में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इनर मेम्ब्रेन का फीचर होता है, मतलब वो जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, हम कह सकते हैं वो जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन का फीचर है। जैसे कि अभी पहले देखते हैं मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसके अंदर सबसे पहले तो TCA साइकिल चलती है, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और ये हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अंदर TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल चलती है, ये आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर्स में। मैट्रिक्स के अंदर कुछ और चीज़ें भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि राइबोसोम, ठीक है, RNA और DNA भी प्रेजेंट होता है इसका, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, ठीक है। उसके बाद में अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि ETC एंजाइम होता है जो हेल्प करता है ATP बनाने में, ठीक है। और ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद में जो ATP सिंथेटेज एक स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर है ये, इसको देख लेते हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले बेस, स्टॉक और हेड। तो जो स्पेसिफिकली ATP सिंथेसाइज होती है वो होती है हमारे हेड में, इसके हेड में। और ये जो होता है हमारा बेस को हम कहते हैं F0, जबकि जो हेड प्लस स्टॉक होता है इसे हम कहते हैं F1, ठीक है। इसका काम ये होता है कि ये ATP को बनाने में हेल्प करता है, ATP सिंथेटेज नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो ATP बनने की प्रोसेस होती है ना, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हम क्या कहेंगे अगर क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होती है,
तो वो अगर सिर्फ ये लिखा आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को आंसर करेंगे। और अगर हमारे पास में ये आएगा लिखा हुआ एटीपी सिंथेटेज, तो वो लिखेंगे। और एटीपी सिंथेटेज में भी F0 या F1 आएगा, या फिर इनके पार्ट्स आएंगे कि हेड, स्टॉक या बेस, तो हम हेड पे टिक करेंगे, हेड को अपना आंसर लिख के आएंगे। क्योंकि जो एटीपी सिंथेटेज होता है, सिंथेसाइज होती है एटीपी, वो स्पेसिफिकली हेड में ही होती है। ठीक है, तो यही था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम अभी एक और चीज़ पढ़ेंगे जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर करेंगे, उसके साथ में ही वो चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी इसको होल्ड पर रखते हैं। और हाँ, अभी मैंने बताया था कि हम आज समझेंगे कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं इसे। देखिए, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हमारी बॉडी में एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है? एटीपी से मिलती है। ठीक है, एटीपी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी बनाता है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ हमें एक स्ट्रक्चर दे रहा है, एक ऑर्गेनली दे रही है, तो उसको ही तो कहेंगे हम कि हमें, मतलब लाइक आप समझ सकते हैं, हमें पेंसिल वगैरह चाहिए और हमारा कोई फ्रेंड है, वो हमें पेंसिल्स, हमारे पास में कुछ नहीं है, अभी हम अपना ज्योमेट्री बॉक्स घर बुलाए हैं और हमारे पास में एक हमारी फ्रेंड है जो हमें वो चीज़ देगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई उसके पास में उसने हमारी हेल्प की, तो हम उसे कह सकते हैं कि लाइक ऐसे नाम दे देते हैं, हेल्पिंग हैंड। लाइक इसी तरीके से हम, जब हमें माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड करता है, तो हम उसको भी एक नाम दे देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। तो एक समझ आया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद से एटीपी बनाता है और उस एटीपी को प्रोवाइड करता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से ही तो हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड के बारे में हम सभी ने सुना। देखिए, प्लास्टिड सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ पे होती है? प्लास्टिड प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, यूग्लिनोइड में। यूग्लिनोइड किसका पार्ट है, ये कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हमने जब प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई एम सो सॉरी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि हमारे पास में अलग अलग किंगडम्स प्रेजेंट है, तो उसमें से एक था प्रोटिस्टा, उसमें आता था यूग्लिनोइड। ठीक है, और तो फिर उसके बाद में हमारा जो प्लास्टिड होता है वो हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है, यूग्लिनोइड में देखने को मिलता है, और इसको हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इतनी कोई इसको देखने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, माइक्रोस्कोप में हम इजीली इसको देख सकते हैं। अब जो ये प्लास्टिड होते हैं, ये तीन टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा आता है क्रोमोप्लास्ट, और फिर आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो हम सबने अभी तक सुना ही है कि प्लांट्स के पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट थोड़े न्यू है हमारे लिए। देखते हैं। देखिए, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब इनके जो टाइप्स है, इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं और उन पिगमेंट्स की वजह से कलर आता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर आता है, तो यानी कि उसके पास में एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है कि जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके अंदर ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता जो कलर प्रोवाइड करे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड है, यानी कि उसके पास में कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है। अब अभी तक हमने पढ़ा कि ये जो प्लास्टिड है, इनके पास में कलर प्रेजेंट होता है, ये कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो अगर ल्यूकोप्लास्ट के पास में कलर ही नहीं है तो वो क्या काम करेगा? और फालतू में कोई भी चीज़ ना तो ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट है और ना ही प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट है। तो उसके बाद में अब इसका कुछ ना कुछ फंक्शन ज़रूर होगा, वो ही पढ़ना है हमें। ल्यूकोप्लास्ट के पास में कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं होता है, क्रॉस का मतलब नो, मतलब एब्सेंट है। ये शॉर्ट फॉर्म्स होती है और इसे हमें याद रखना होता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके पास में ऐसा कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है जो उसको कलर प्रोवाइड करे, तो ये कलरलेस होता है। और कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्रैना नहीं होता। ग्रैना के बारे में अभी क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे। तो अब इसका काम क्या है? इसका काम होएगा स्टोरेज, यानी कि ये
इसके पास में कोई कलर तो है नहीं प्रोवाइड करने के लिए, तो ये सामान की स्टोरेज करेगा, स्टोर करेगा, लाइक स्टोर हाउस ऑफ दी स्टोर रूम होता है हाउस में, वैसे ही। उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के पास में पिगमेंट्स होते हैं लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके पास में देखिए मैं जर्नली बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसके पास में 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैरोटिनॉइड्स और फिर आता है हमारा ज़ैंथोफिल, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। जो कैरोटिनॉइड होता है उसकी वजह से रेड कलर आता है, जबकि जो हमारा ज़ैंथोफिल होता है उसकी वजह से येलो कलर आता है, ठीक है। उसके बाद में अभी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो हम सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब ग्रैना क्या है इसके बारे में अभी देखेंगे, और क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आता है। अब जो हमने ये ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा, इसके 3 टाइप्स होते हैं। ये हमने इसको आगे क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो स्टोर क्या करता है। अभी हमने पढ़ा कि ल्यूकोप्लास्ट के पास में कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं है जो कलर प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसका काम है स्टोरेज, तो वो कुछ चीज़ों को स्टोर करता है। अब वो क्या क्या चीज़ें स्टोर करता है, इसी के बेसिस पे हमने उसे क्लासीफाई किया। सबसे पहले आ जाता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट के बारे में ना हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो अभी दूर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एमाइलो से ना मतलब हम ये समझ सकते हैं स्टार्च, ठीक है। एमाइलो का एक हम एमाइलो वर्ड से समझ सकते हैं कि स्टार्च के बारे में कुछ बात हो रही है। तो एमाइलोप्लास्ट यानी कि एमाइलो मतलब स्टार्च, और प्लास्ट से तो हमें प्लास्टिड के बारे में समझ ही आ रहा है। तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है। स्टार्च के बारे में तो हमें पता है, स्टार्च कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारे चावलों में देखने को मिलता है, आलू में देखने को मिलता है, पोटैटो एंड राइस। तभी तो कहते हैं स्टार्च के बारे में तो हम बचपन से ही सुना है हम लोगों ने। और एक चीज़ बताती हूँ, करके देखना, कच्चा आलू लेना, उस पर ना थोड़ा सा नमक डाल के देखना तो ब्लू कलर आएगा। और वो क्यों आता है ये ना हम बायोमोलिकुल्स में पढ़ेंगे, मैं वहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। मेरे को अभी पोटैटो से थोड़ा याद आ गया, थोड़ा फन वाली चीज़ है, करके देख लेना। फिर वो ऐसा क्यों होता है ये हम बायोमोलिकुल्स में पढ़ेंगे। तो ये स्टार्च को स्टोर करता है, और स्टार्च जहाँ पे प्रेजेंट होगा ये वहीं पे ही तो प्रेजेंट होगा। पोटैटो और राइस में स्टार्च होता है तो वहीं पे मिलता है। उसके बाद में आ जाता है एल्यूप्लास्ट। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में बोलने को नहीं आता लेकिन वो आता है। तो एल्यूप्लास्ट में क्या होता है कि ऑयल स्टोर होता है। एल्यू नाम से ही पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ये ऑयल, फैट, इन सबको स्टोर करता है। अब ऑयल्स कहाँ पे मिलते हैं हमें, हमने सुना है कैस्टर ऑयल होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल भी होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से हमें ऑयल मिलता है ना, ये वहीं पे ही प्रेजेंट होगा, ये आप ट्रिक से याद कर लीजिए। जैसे कि कैस्टर ऑयल सुना है तो कैस्टर में मिलेगा, ग्राउंडनट ऑयल सुना है तो ये उसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड आ जाता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो का मतलब ना प्रोटीन होता है। इसको हम 2 जगह और पढ़ते हैं अपनी बायो। पहला हम पढ़ते हैं एल्यूरोप्लास्ट के बारे में, जो हमारा 6th चैप्टर दिया हुआ है एनाटोमी वाला, वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मेज़ वाला। तो हम वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब अभी मैं वैसे प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रही हूँ, उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर, ठीक है। एल्यूरोन लेयर एक प्रेजेंट होती है, तो उसका मतलब यही है कि प्रोटीन की लेयर है वो, इसी एल्यूरोप्लास्ट के बारे में बात हो रही होती है। और इसी चीज़ को ना हम अपने +2 के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। वहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट आता है वहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में। एनसीईआरटी में डायग्राम भी गिवन है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो एल्यूरोप्लास्ट में क्या होता है कि प्रोटीन को स्टोर करता है ये। और प्रोटीन कहाँ कहाँ पे मिलता है, मूंगफली में देखने को मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, मेज़ में मिलता है, मेज़ मतलब मक्का, ठीक है। तो ये वहीं पे ही प्रेजेंट होगा एल्यूरोप्लास्ट। सोयाबीन में काफ़ी प्रोटीन होता है, कभी देखना जो लोग जिम जाते हैं वो बहुत खाते हैं, बट आई डोंट लाइक सोयाबीन। अब उसके बाद में यहाँ पे हमारा ल्यूकोप्लास्ट तो कंप्लीट होता है, लेकिन उसके बाद में अभी हमें कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। क्लोरोप्लास्ट, वैसे तो हम इस स्ट्रक्चर को फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के दिखाती हूँ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर
ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो सिंगल यूनिट है ना, ऐसे ये जो, इसको हम कहते हैं थाइलाकोइड। थैले जैसी दिख रही है तो थाइलाकोइड कहते हैं इसको। और ये 3 थाइलाकोइड लगे हुए हैं, मतलब 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर ये जो थैलाकोइड का बंडल है, इसको हम कहते हैं ग्रैना। तो ये वही ग्रैना है जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे। और इसी ग्रैना में जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो इसी ग्रैना में स्टोर होते हैं। तो अब देख लेते हैं पिगमेंट्स किसके पास में थे। पिगमेंट्स प्रेजेंट थे हमारे पास में क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो जिसके अंदर पिगमेंट होगा उसी के अंदर तो ग्रैना होगा, या कह सकते हैं ग्रैना की वजह से ही तो पिगमेंट वो कलर आ रहा है। ग्रैना की वजह से ही हमारे पास में पिगमेंट्स है और पिगमेंट्स की वजह से ही कलर आ रहा है। तो जहाँ पे ग्रैना ही प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे कलर कैसे आएगा। तो कलर कहाँ पे नहीं आ रहा था, ल्यूकोप्लास्ट में, तो वहीं पे ही नहीं ग्रैना प्रेजेंट नहीं होंगे, ग्रैना एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही होता है। और बाकी तो सेम वही राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, यही सब है। अब एक चीज़ बताती हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़, जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है उसके बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी कि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है कैरोटिनॉइड, और उसकी वजह से रेड कलर आता है, ऑरेंज टू रेड कलर आता है, ठीक है। उसके बाद में एक और हमारे पास में प्लास्टिड है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। अब टमाटो तो सभी ने देखे होंगे, खाए भी हैं, खाते ही हैं। तो एक आता है ग्रीन कलर का टमाटो जो होता है कच्चा, तो वो, और फिर एक होता है कच्चा टमाटर जो ग्रीन कलर का होता है। दूसरा जो हम डेली खाते हैं रेड कलर का टमाटो। तो क्या हुआ, टमाटो तो वही है, अब वो ऐसे कन्वर्ट कैसे हो गया, ग्रीन से रेड कैसे बन गया। रेड से थोड़ी ग्रीन बनता है कभी, ग्रीन से ही रेड बनता है हमेशा। मतलब जो कच्चा टमाटर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, फिर जब वो पक जाता है तो रेड हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है इंटर कन्वर्जन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन कलर कौन सी प्लास्टिड का होता है, क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में वो टमाटो कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से वो रेड कलर आता है। अब ये चीज़ और कहाँ देखने को मिलती है, रेड चिली में। अब क्या होता है, हम बाज़ार से लेके आते हैं ग्रीन चिली, घर में रखी रहती है तो वो रेड हो जाती है। तो ये भी वही चीज़ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदल रही है वो, ठीक है। अब एक और जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में मैं बता रही थी, वो ये होती है कि हमने अभी पढ़ा कि जो ये चीज़ विजिबल है या नहीं, पता नहीं क्या, एक मिनट, चलिए ऐसे ही देख लीजिए। हमने भी पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, दोनों के पास में अपना अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपना अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम प्रेजेंट है तो हमने ये चीज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ी है कि राइबोसोम से ही हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है। और ये अपना राइबोसोम और कहाँ पे प्रेजेंट होता था, अपना राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता था, ठीक है। इनके पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है अपना खुद का, अपनी ऑर्गेनेल में, और ये प्रोटीन भी बनाते हैं, राइबोसोम भी होते हैं, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इनके पास में, ठीक है। इनके पास में ना कुछ पोरिन्स भी होते हैं। पोरिन्स मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके जो अंदर से होलो होते हैं, ठीक है। और ये भी एक फीचर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, सिलेक्टिवली परमिएबल भी होते हैं जो इनके आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, आज बताया था। तो हम ये सारे प्रोकैरियोटिक वाले फीचर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये थोड़े थोड़े प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलर है। और एक ऐसी थ्योरी भी आई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मतलब एक बैक्टीरिया ही था जिसको हमारे सेल ने खा लिया था, एनगल्फ कर लिया था। वैसे कोई सेंस तो बनता नहीं है इस थ्योरी का, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ये बात बस याद रखने वाली ये बात है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके कुछ कुछ फीचर्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलते हैं बस, और ये सेमी ऑटोनोमस नेचर के होते हैं। तो एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।